इस वीडियो में हम लोग 10 आंसर्स करेंगे और ये जो सारे आंसर्स होंगे शॉर्ट आंसर होंगे, क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, इसलिए हम लोग इसका क्विक रिवीजन करने के लिए इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए फटाफट इनके आंसर देख लीजिए। पहला है, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI द फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड बाय। तो यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है मर्क्यूरिक आयोडाइड जिसका फॉर्मूला होता है HgI2। इसको ऐड किया गया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI के साथ। जैसे KI के साथ इसको ऐड करते हो तो दोनों आपस में कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जब एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड हो चुके हैं। और जब ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड हो जाएंगे तो वन ऑफ फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और जो वन ऑफ फैक्टर डिक्रीज होता है तो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी कम हो जाएगी। और जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो जनरली होता क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन के कम होने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम डिप्रेस हो रहा है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा द ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फानिलिक एसिड। अब सल्फानिलिक एसिड का पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें बेंजीन में एक तरफ आपको लिखना है अमाइन ग्रुप और एक तरफ लिखना है SO3H ग्रुप। जहां पे मैंने पैरा लगाया हुआ है उसको आप आर्थो पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ज्विटर आयन बनाओगे तो ज्विटर आयन का मतलब होता है ऐसा कोई भी आयन जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और जैसे ही प्रोटॉन को आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज जनरेट होगा। तो ज्विटर आयन में दोनों चार्ज दिखने चाहिए। यहाँ पे ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, ये अपना हाइड्रोजन इसको ट्रांसफर करेगा, इसलिए बन जाएगा इसका सल्फेनिलिक एसिड का ज्विटर आयन इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा NH3 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दिस वन इज द स्ट्रक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। कह रहा है कि जो एल्काइल हैलाइड है वो पोलर है, उसके बाद भी ये वाटर के अंदर इमिसिबल क्यों होता है। तो यहाँ पे पोलैरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हेलोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर जो इंटरेक्शन होगा दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर इसको वाटर के अंदर सॉल्युबल होना है तो क्या होगा, इसका इंटरेक्शन वाटर के साथ बढ़ना चाहिए। और वाटर के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए इसका जो इंटरेक्शन होगा उसको, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना जरूरी है। लेकिन इसकी एनर्जी कम होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एनर्जी है ज्यादा है, इस वजह से एल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, इसलिए वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं होता और ये वाटर इमिसिबल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, what will happen when pH of K2Cr2O7 solution increases? This one is पोटेशियम डाइक्रोमेट, और पोटेशियम डाइक्रोमेट pH सेंसिटिव होता है। इसके अंदर जो आयन प्रेजेंट है वो डाइक्रोमेट आयन है, मींस Cr2O7 2 माइनस। और जब डाइक्रोमेट आयन का pH हम बढ़ाते हैं, pH लगभग यहाँ पे अगर हम 10 कर देते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट आयन में, मींस CrO4 पे 2 माइनस। और जैसे ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता है तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम पीएच बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो आपको लिख देना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। क्वेश्चन नंबर 5 है, मरीन फिशेस प्रीफर टू स्टे एट लोअर लेवल एंड स्टे अवे फ्रॉम अपर लेयर। ऐसा क्यों है, यानी जो मरीन फिशेस होती हैं वो प्रीफर करती हैं लोअर लेवल पे रहना, अपर लेयर से थोड़ा सा दूर रहती हैं, ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे दो रीजन है, और जो साइंटिफिक रीजन है पहला वो ये है कि जैसे जैसे आप वाटर के अंदर डेप्थ को बढ़ाते हो वैसे वैसे नीचे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और नीचे डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से जो फिश होती हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहता है और ये आसानी से सर्वाइव करती हैं। मतलब अपर लेयर के ऊपर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा वो कम रहेगा, इसलिए उनको सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और दूसरा एक यहाँ पे फैक्टर है टेम्परेचर का। ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से भी हेनरी लॉ अगर अप्लाई करोगे तो वहां पे ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। नीचे टेम्परेचर कम रहता है, इस वजह से ज्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगा और फिश को आसानी से ऑक्सीजन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन एन डाइमिथाइल एनिलीन थ्रू द हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको एन एन डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन के थ्रू। हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, आप किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा देते हो अमोनिया के साथ या फिर अमोनिया डेरिवेटिव मींस अमाइन के साथ। तो यहाँ पे जब आप सील्ड ट्यूब के अंदर इसकी हीटिंग करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो ये क्या कर जाएगा, किसी भी अमाइन का बना लेता है सॉल्ट। अब यहाँ पे अमाइन का सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब कि एनिलीन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एनिलीन और इसका रिएक्शन दो स्टेप में कराएंगे। पहले एक स्टेप में हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3Cl का,
यहाँ पे हीटिंग करनी है एल्कोहल के प्रेजेंस में, तो एक CH3 यहाँ N के साथ अटैच हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा NHCH3, जिसको हम लोग बोलेंगे N मिथाइल एनिलीन। अभी डाई मिथाइल बनाना है, इसलिए एक बार रिएक्शन को और प्रोसीड कर देंगे, तो यहाँ पे N के साथ 2 बार मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे NN डाई मिथाइल एनिलीन। ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। Vapor pressure of pure liquid A is 40 mmHg. Its vapor pressure in solution with liquid B is 32 mmHg. What is mole fraction of A? यहाँ पे वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए का बोला हुआ है 40, मींस आप लिख सकते हो P नॉट A इक्वल टू 40। अब इसको B के अंदर ऐड कर दिया तो इसका प्रेशर 32 हो गया, मींस दिस वन इज द प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन 32। और यहाँ पे बताना है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हम लोग राउल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो आप लिखोगे P नॉट A माइनस PS बाई P नॉट A इक्वल टू होता है XB, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पे P नॉट A है 40, दिस वन इज 32 डिवाइडेड बाई 40, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8/40, और सॉल्व किया तो हो गया 1/5 मींस 0.2। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ XB। अब आप जानते हो कि XA और XB मिल के 1 होता है, इसलिए XA की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0.8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, out of PCl5 and SOCl2 which one is a better reagent for the conversion of alcohol to alkyl chloride and why? यहाँ पे रिएक्शन चाहे आप SOCl2 से कराओ, PCl5 से, PCl3 से, किसी से भी रिएक्शन जब हम कराते हैं एल्कोहल का, तो ये एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन SOCl2 का देखें, तो कोई भी आपके पास एल्कोहल होगा, इसको ट्रीट करेंगे हम लोग SOCl2 के साथ, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्काइल क्लोराइड में, इसके साथ आपको मिलता है SO2 एंड HCl। बोथ SO2 एंड HCl आर गैसेस, और जब ये गैस होंगे तो आसानी से क्या होता है, ये रिएक्टिंग मिक्सचर से स्केप कर जाते हैं, और जब स्केप कर जाएंगे तो आपको केवल यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कोई दूसरा मेथड यूज नहीं करना पड़ता इसको सेपरेट करने के लिए या फिर इसको प्यूरिफाई करने के लिए, इसलिए हम लोग इसको एक बेटर मेथड मानते हैं। बाकी अगर रिएक्शन आप PCl3 PCl5 किसी के साथ कराओगे, तो वहां पे जो प्रोडक्ट आते हैं वो जनरली गैस नहीं होते, वो लिक्विड स्टेट में आते हैं। जैसे PCl5 से रिएक्शन करा लिया, तो यहाँ पे बनता है CH3Cl, साथ में बनता है POCl3, और साथ में HCl भी बनता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी कम होती है, इसलिए जो HCl है वो गैसियस स्टेट में नहीं होता, वो लिक्विड स्टेट में होता है। और यहाँ पे जो POCl3 बन रहा है यानी फास्फोरिल क्लोराइड, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो अब ये दोनों लिक्विड क्या होंगे, इसके साथ मिक्स रहेंगे, यानी कि अभी प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, आपको इन लिक्विड को अलग करना पड़ेगा, फिर इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, मतलब मेथड आपके जो होंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग अच्छा मेथड नहीं मानते और SOCl2 को अच्छा मेथड मानते हैं। आपको आंसर लिखना होगा तो बोल देना कि इससे प्रोडक्ट हमको प्योर फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो सब गैसियस स्टेट में होते हैं और आसानी से स्केप कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजिल्डिहाइड, यानी बेंजिल्डिहाइड का रिएक्शन 2,4 DNP के साथ कराना है और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर इसने पूछा हुआ है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं बेंजिल्डिहाइड और इसका रिएक्शन कर देंगे 2,4 DNP के साथ, मींस NH2 NH, इसके साथ आपको लगा देना है बेंजीन, और इसी बेंजीन के कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 4 पे लगा देना है NO2 ग्रुप। अब इसी का हमको प्रोडक्ट बना देना है, बड़ा आसान काम है। ये आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो उसका O हटा देना है, जो NH2 होगा उसका H2 हटा देना है वाटर के फॉर्म में, और इस N को और इस C को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। ठीक है, दिस वन इज बेंजीन, बेंजिल्डिहाइड वाला, इसके साथ CH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ये वाला N हो गया, साथ में NH लगा हुआ है, आगे बेंजीन वाला जो स्ट्रक्चर है उसको लिख देंगे, ये आपका हो गया प्रोडक्ट तैयार। इसको लिख देना है NO2, यहाँ पे भी रहेगा NO2, इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, दिस वन इज फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ यू डिस्टिंग्विश बेंजिल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। बेंजिल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, और बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे आसान काम है, हम एसिड वाला रिएक्शन लिख रहे हैं, जब कोई भी आपके पास एसिड होता है इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से। जैसे हम यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो इससे रिएक्शन करने पे CO2 गैस जनरेट होता है, और जब CO2 गैस कहीं पे भी जनरेट होगा तो वो काज करता है ब्रिस्क इफरवेसेंस, और इसी ब्रिस्क इफरवेसेंस की वजह से ये आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ड्यू टू जनरेशन ऑफ ब्रिस्क इफरवेसेंस आफ्टर रिएक्शन विद NaHCO3 वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द एसिड। तो इस तरीके से आप एसिड को पहचान सकते हो। ये हो गए आज के 10 प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।